दोस्तों नमस्कार। इस देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तुलना में दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ना कोई पावर है, ना ही कोई ऐसी ताकत है जिसे वो राजनीतिक तौर पर अगर अपनी सफलता के साथ जोड़कर लागू कराना चाहे तो वो लागू करा सकता है। बिल्कुल नहीं। दिल्ली की पूरी ताकत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है और संसद इस पर मुहर लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सहमति जता चुकी है। तो ऐसे में एक सवाल हर जहन में आज यह हो सकता है, क्या अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर रेखा गुप्ता, जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं, अब वह कुछ ऐसे काम करेगी जिसके जरिए उनका कद भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल से कहीं बड़ा हो जाएगा? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन दिल्ली के भीतर अगर कोई भी ऐसा काम होता है जिस रास्ते अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को स्थापित कर रहे थे, या फिर आंदोलन के जरिए सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति दरअसल जिस सपनों को पालती रही और जिन सपनों को दिखाती रही, अगर उसको अमली जामा मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी पूरा करती है, तो फिर यकीन जानिए इस देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। यहां पर हो सकता है आपके जहन में यह सवाल हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत है नहीं, फिर पूरे देश पर इसका असर क्या पड़ेगा? दरअसल भारत की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आज से नहीं दशकों से रहे हैं, या कहें आजादी के बाद से, जब जनसंघ थी, हिंदू महासभा थी, और उसके बाद जनता पार्टी आई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। वैचारिक तौर पर, सैद्धांतिक रॉक पर कांग्रेस और बीजेपी आपस में इस देश में टकराती रही। बाकी तमाम राजनीतिक दल छत्रप के तौर पर अपने अपने राज्यों में अपने वोट बैंक के आसरे अपनी सियासत को साधने निकल पड़े। लेकिन दिल्ली मौजूदा वक्त में बीते 10 से 11 वर्षों में इसकी समूची राजनीति बदल गई, और इस बदली हुई राजनीति ने इस देश के भीतर एक तीसरा संदेश दिया जो कांग्रेस और बीजेपी से हटकर था। यह संदेश भारत में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इस देश के आम लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, और ना तो सांप्रदायिक हुआ जाए और ना ही मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते चला जाए, ना ही वैचारिक तौर पर वामपंथी सोच को पाला जाए, ना ही समाजवादी या समतावादी होकर राजनीति साधी जाए, और ना ही हिंदुत्व का तमगा साथ में लेकर चला जाए, या फिर राजनीतिक तौर पर राजनीति करते हुए अपने मुद्दों को किसी भी ऐसी विचारधारा के साथ जोड़ा जाए जहां पर पहले बीजेपी खड़ी है या फिर जहां पर कांग्रेस खड़ी है। यह एक राजनीति का ऐसा मोड़ था इस देश के भीतर जिसने दिल्ली की इस राजनीति को भारत की राजनीति के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। और यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा, क्या वाकई बीजेपी के विपक्ष के तौर पर तमाम राजनीतिक दलों में अरविंद केजरीवाल की राजनीति की मौजूदगी उन्हें उस ताकत के साथ खड़ा करती है जहां पर वह एक वैकल्पिक राजनीतिक सोच को रख सकते हैं? यह सवाल दिल्ली चुनाव के परिणाम से ऐन पहले तक अगर आप भारत की राजनीति को खंगालिएगा और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को देखिए, जो गुजरात से चलकर दिल्ली में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, या फिर इस दौर में कांग्रेस का कमजोर होना हो, या फिर कमजोर विपक्ष को लेकर एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन का बनना हो, उसमें तीन राजनीति ही चलती दिखाई दी। एक तरफ बीजेपी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस थी, और तीसरी तरफ राजनीति को अरविंद केजरीवाल साध रहे थे। इंडिया एकजुटता के साथ वोट बैंक बिखरने ना देने की परिस्थिति में खड़ा हुआ, जो 2024 में चुनौती भी देता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वाकई दिल्ली के भीतर जो परिवर्तन और जिस राजनीतिक सोच को बीजेपी रखना चाहती है, क्या वो अरविंद केजरीवाल के ठीक समानांतर एक बड़ी लकीर खींचता है, या फिर जिस हिंदुत्व या सांप्रदायिकता के ओट तले अपने वोट बैंक को इस देश के तमाम राज्यों में बीजेपी लगातार
80-20 का खेल कहीं खेलती रही और कहीं जातीय समीकरण के आश्रय सोशल इंजीनियरिंग का पाठ इस देश को पढ़ाती रही। क्या वह राजनीति दिल्ली में आ पाएगी? यानी केजरीवाल के समानांतर बड़ी लकीर खींचकर केजरीवाल की समूची राजनीति को अगर बीजेपी दिल्ली में हड़प लेती है तो फिर यकीन जानिए कि वह परसेप्शन जो बीजेपी को लेकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, असम में या महाराष्ट्र में या हरियाणा में जो बना रहा या मध्य प्रदेश में जो बना है या गुजरात में जो बना है, वह एक झटके में वो परसेप्शन क्या वाकई बीजेपी को लेकर बदल जाएगा? यह इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं मुस्लिमों को निशाने पर लेते हुए, उन्हें दरकिनार करते हुए अपने उस वोट बैंक की एकजुटता में खोजती है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में बीजेपी को खड़ा मान ले। और मुस्लिमों की तरफ कांग्रेस खड़ी होगी या फिर अखिलेश यादव खड़े होंगे, तेजस्वी यादव खड़े होंगे, ममता बनर्जी खड़ी होगी। महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे को खड़ा किया गया, गुजरात के भीतर कोई खड़ा हो ही नहीं पाया, मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ को खड़ा किया गया। यानी राज्य दर राज्य की परिस्थितियों को अगर देखिएगा तो बीजेपी जिस राजनीतिक लकीर पर चलती रही उसमें दिल्ली का चुनाव परिणाम और दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की सामाजिक सांस्कृतिक महत्ता जो है और आर्थिक तौर पर दिल्ली जो प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से सबसे ज्यादा है, अगर उस राजनीति में बीजेपी सेंध लगाते हुए यह मैसेज कन्वे कर देती है कि दरअसल बीजेपी उस विकास की राजनीति के साथ खड़ी है जिसमें वह ना जाति देख रही है ना धर्म देख रही है, और अगर दिल्ली को जैसा वो बता रही है वैसे बनाने की दिशा में अगर वह इंप्लीमेंट चीजों को कर देती है तो वाकई भारत के राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर एनडीए के समानांतर जिस इंडिया गठबंधन को बनाया गया वो सत्ता से और दूर हो जाएगा। और दिल्ली में जब पूर्वांचलों का वोट बैंक की शुरुआत होती है तो उसमें परखिए कि यूपी और बिहार की बड़ी तादाद में यहां पर लोगों की मौजूदगी है जो दिल्ली के 70 में से 25 से 30 सीटों को प्रभावित करते हैं। और यह भी एक सच है कि भारत के भीतर हर राज्य में बेरोजगारी का संकट है। उस संकट में समाधान खोजने के लिए या जिंदगी चलाने के लिए लोग महानगरों में जाते हैं, राज्यों की राजधानी में जाते हैं। उसमें से दिल्ली एक सबसे बड़ी जगह है जहां पे प्रवासी मजदूरों की तादाद, गांव खेड़े से उठकर आए हुए लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और उसमें भी सबसे ज्यादा तकरीबन 72% उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। तो क्या दिल्ली भारत की राजनीति के बीच में एक ऐसी परिस्थिति के साथ मौजूदा वक्त में आकर खड़ी हो गई है जहां पर बीजेपी को अपनी सत्ता चलाना है, लेकिन बीजेपी को इस देश के तमाम राज्यों की राजनीति से हटकर दिल्ली में एक नई राजनीति खड़ी करनी है? और यह नई राजनीति क्या अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य पर पूर्ण विराम लगा देती है? क्या यह राजनीति अगर अमल में आ जाए तो इंडिया गठबंधन सत्ता से बहुत दूर हो जाएगा और आने वाले वक्त में जो बिहार में चुनाव होने हैं इसी बरस और अगले बरस जो बंगाल में चुनाव होने हैं उस पर भी व्यापक असर पड़ेगा और होते होते उत्तर प्रदेश का चुनाव जब आएगा तब यह सवाल धूमिल पड़ जाएगा कि जिस सांप्रदायिकता या जिस हिंदू मुस्लिम की तर्ज पर बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के आश्रय अपनी परिस्थितियों को खड़ा किया और उसके पीछे आरएसएस खड़ी रही, तो क्या वो सारी की सारी विचारधारा एक झटके में बदल जाएगी या यह माना जाएगा कि दरअसल दिल्ली बिल्कुल अलग है? अगर बिल्कुल अलग है तो फिर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्ता इतनी क्यों बढ़ी? इंडिया गठबंधन के भीतर भी केजरीवाल को महत्व क्यों मिला? और बार बार तमाम राजनीतिक दलों ने अगर इंडिया गठबंधन के भीतर भी झांके तो किसी ने भी दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं दिया, सभी अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े थे। और जिस वक्त अरविंद केजरीवाल 2013 के बाद 2015 में जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस वक्त
उद्धव ठाकरे भी फोन उन्हें कर रहे थे, ममता बनर्जी भी फोन कर रही थी। कोई राजनीतिक ताल्लुकात उस दौर में प्रगाढ़ हुए नहीं थे। उस दौर में नीतीश कुमार भी बधाई दे रहे थे, लालू यादव भी बधाई दे रहे थे। तो राजनीति के इस मिजाज में क्या वाकई अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक प्रयोग ने दिल्ली को बिल्कुल एक नई राजनीतिक परिस्थिति में लाकर खड़ा किया? और उस राजनीतिक परिस्थिति में बीजेपी ने जब अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, तो क्या कांग्रेस की पूरी वैचारिक और विचारधारा की जो पूरी लड़ाई है, उस पर एक झटके से बीजेपी ने अपने उस परसेप्शन को बदल लिया, जहां पर कांग्रेस इस बात का जिक्र करती कि देखिए यह विचारधारा की लड़ाई आमने सामने की है। इसके तकरीबन 5, 7, 8 हिस्से अलग अलग हैं, लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक तस्वीर आप देखिए। दिल्ली में नई सरकार शपथ लेने के बाद जब दिल्ली के सचिवालय में पहुंचती है, वहां पर मुख्यमंत्री के साथ उनके 6 मंत्री, और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती क्या है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जो मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। तो इस तस्वीर को देखकर तो अब आप समझ गए होंगे कि दिल्ली के एलजी का महत्व अब खत्म हो गया। दिल्ली के एलजी के पास ताकत जरूर है, लेकिन अब वो हर काम दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली की मौजूदा बीजेपी सरकार के अनुकूल ही करेंगे। शायद इसीलिए एक पूरा प्रोग्राम अगर बीजेपी ने तय किया है, तो शुरुआती दौर में वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को लोग भूल जाएं, और अगर नहीं भूलें तो याद इस रूप में करें कि जो काम उन्हें करने थे वह उन्होंने किए नहीं और बीजेपी उसे आकर पूरा कर रही है। तो क्या भारत की राजनीति के भीतर यह राजनीतिक प्रयोग वाकई इस देश की राजनीति को बदल देगा? हमें लगता है अब यहां से पहला सवाल शुरू होता है। दरअसल बीजेपी ने इस देश के भीतर में जो एनडीए गठबंधन बनाया था, उसमें एक वक्त नीतीश कुमार थे, उद्धव ठाकरे थे, बादल साहब भी थे, प्रकाश सिंह बादल, उसके बाद अब सुखबीर बादल आ गए, और उसके जरिए उन्होंने एक अपनी वैचारिक सोच को रखते हुए एनडीए को इस रूप में बड़ा किया जहां पर यह तमाम राजनीतिक दलों का वोट उन पर ट्रांसफर हो और वो वोट के साथ उनकी विचारधारा उन पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रांसफर हो। लेकिन 2014 के बाद एनडीए की परिस्थितियां बदली। उद्धव ठाकरे अलग हो गए, बादल परिवार यानी अकालीज भी अलग हो गए, नीतीश कुमार भी अलग हो गए। यानी तीनों जो एक साथ खड़े थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी चलती थी, तो मोदी और शाह की जोड़ी के बीच यह तीनों साथी निकल गए, क्योंकि इनकी बिसात पर इनको भरोसा था कि अपनी शर्तों पर सबको लेकर आएंगे, और शर्तों के साथ साथ जो भी राजनीतिक प्रयोग अलग अलग ऑपरेशंस के जरिए हो, जो पॉलिटिकल गिमिक होता है, वो ऑपरेशन लोटस भी हो सकता है, इस देश में ईडी का प्रयोग भी हो सकता है, सीबीआई का प्रयोग भी हो सकता है, तमाम चीजों का प्रयोग जो हो सकता है उसका राजनीतिक प्रयोग खुलकर हर किसी ने देखा, खास तौर से महाराष्ट्र में। और इसका एक दूसरे तरह का प्रयोग बिहार में देखा, जहां पर नीतीश कुमार को वापस लौटना पड़ा। और बादल परिवार भी आज नहीं कल साथ आ जाएगा, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जो नए राजनीतिक दल जुड़े, उसमें चंद्रबाबू नायडू का जिक्र यहां पर जरूरी है, क्योंकि 2024 के चुनाव परिणाम ने बहुमत से नीचे बीजेपी को लाकर खड़ा किया, तो एनडीए को नए तरीके से गुथने की जरूरत बीजेपी को पड़ी, और उस दौर में आंकड़ों का खेल था, विचारधारा का खेल बिल्कुल नहीं था। लेकिन भारत की राजनीति के भीतर जगन रेड्डी, उनके पिता वाईएसआर कांग्रेस के नेता थे, जगन रेड्डी के पास कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ खड़ी थी, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो पूरा वोट उनका शिफ्ट हो गया।
केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस को हरा कर आए और कांग्रेस का समूचा वोट बैंक केजरीवाल के पास चला गया। इस देश के भीतर में शरद पवार को भी लीजिए, शरद पवार कांग्रेस के साथ खड़े, उसके बाद उनके पास जो वोट बैंक आया वो कांग्रेस का ही वोट बैंक खिसक कर गया। यानी कांग्रेस के वोट बैंक के आश्रय छत्रपों ने जमीन बनाई और मंडल की राजनीति के बाद जो खास तौर से मुलायम और लालू यादव सामने आते हैं और अब अखिलेश और तेजस्वी हैं, उनकी राजनीतिक समीकरण भी कांग्रेस के एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ ले जाकर खड़ा कर देती है। और यहां पर यह लड़ाई अक्सर चलती रही, क्या वाकई बीजेपी एक तरफ है और दूसरी तरफ कांग्रेस, और कांग्रेस से छिटके हुए जो वोट बैंक है वो छत्रपों के तौर पर हैं जो इंडिया गठबंधन में एक साथ आकर खड़े हो गए। तो क्या वो लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की हो रही थी? इससे एक घबराहट बीजेपी के भीतर जरूर आई। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट दिल्ली के चुनाव परिणाम ने दिया, क्योंकि कांग्रेस का सीधे वोट बैंक बीजेपी के पास कभी नहीं गया। लेकिन बीजेपी ने जब केजरीवाल को हराया तो केजरीवाल के पास जो वोट बैंक था वो कांग्रेस का था और वह शिफ्ट एक झटके में बीजेपी के हिस्से में चला गया और बड़ी तादाद में एक झटके में 38% से वोट बढ़कर 46-47% बीजेपी के हो गए, यानी लगभग 8-9% बढ़ गया। हालांकि केजरीवाल की पार्टी सिर्फ 1.5-2% नीचे रही, 2-2.5% कहिए नीचे रही दिल्ली में, लेकिन बावजूद इसके वोट बैंक का ट्रांसफर कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुटे हुए लोगों का शिफ्ट होना बीजेपी की तरफ, यह दिल्ली ने जो संदेश दिए, क्या यह संदेश भारत की राजनीति में अब दूसरे राज्यों में ट्रांसफर होगा? और दूसरी मुश्किल क्या अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी के सामने आएगी कि वो कैसे अब सांप्रदायिक आधार पर सिर्फ बीजेपी को देखें, उससे हटकर दिल्ली के चुनाव परिणाम तुरंत के हैं, तो क्या उसको लेकर एनालिसिस नहीं होगा? हमें लगता है इस सवाल का एक हल्का सा जवाब आपको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचते हैं तो जिस मंच पर नेताओं की कतार है वो कहां कहां रुकते हैं, किससे किससे बात करते हैं। अपनी दृष्टि बोध को साफ रखिए और जरा समझिए पहले इस तस्वीर को देखकर। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। ये अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवी और सज्जनों। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम। ध्यान दिया आपने, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के किसी नेता के सामने नहीं रुके। वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो रुके किसके सामने? वो एकनाथ शिंदे के सामने रुके, जो शिवसेना तोड़कर अपनी पार्टी बनाकर महाराष्ट्र में और इस वक्त खटपट उनकी चल रही है देवेंद्र फडणवीस के साथ, यानी बीजेपी के साथ। उसके बाद वो पवन कल्याण के पास रुकते हैं, जो आंध्र प्रदेश की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू के साथ सत्ता में है और तेलंगाना की राजनीति में सेंध लगाने को बेताब है। बीजेपी उनके पीछे खड़ी है। और तीसरी जगह वो चंद्रबाबू नायडू के पास रुकते हैं, जो कि एक लिहाज से दिल्ली की सत्ता को संभाले हुए हैं, क्योंकि वह समर्थन कर रहे हैं एनडीए के सहयोगी के तौर पर। बीजेपी के सहयोग को उनको आंध्र प्रदेश में जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं बजट या पैसे के लिहाज से जरूरत होगी, जहां पर वो अपने राज्य की मुख्यमंत्री, अपने राज्य का नया कैपिटल जो बनाना चाहते हैं, राजधानी अमरावती, उसको लेकर पैसे की जरूरत होगी। और इस दौर में पैसा भी खूब ट्रांसफर किया गया है, तकरीबन 65,000 करोड़। लेकिन राजनीति को साधने के लिए एनडीए का होना और एनडीए के भीतर भी राजनीतिक प्रयोग करते हुए किसे साथ कब लेकर चलना है, राजनीति का यह प्रयोग एक तरफ मंच पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका अगला सवाल यह है, क्या भारत की राजनीति में जो छत्रप
अभी तक ये मान रहे थे, या कांग्रेस जो अभी तक ये मान रही थी कि दरअसल उसकी अपनी विचारधारा है और सामने बीजेपी सांप्रदायिक चेहरे के साथ खड़ी है, जो इस देश के मुस्लिमों को चाहती ही नहीं है और वोट बैंक उसे नहीं चाहिए, ये बताते ही इस देश के हिंदुओं के भीतर वह एक ऐसी असुरक्षा भरी सुरक्षा की भावना भरती है जिससे यह मैसेज कन्वे हो जाए कि बीजेपी नहीं रहेगी तो उनका जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि इस देश में लोगों को देने के लिए बहुत कम है, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और उसमें मुस्लिमों की मौजूदगी शायद बीजेपी को रास इसलिए नहीं आती है क्योंकि एक मुश्त उनका वोट बैंक एकजुट हो जाता है। हालांकि उसके बीच में इस दौर में कांग्रेस ने या कहें राहुल गांधी ने पिछड़ों का जिक्र करके, दलितों का जिक्र करके, आदिवासियों का जिक्र करके और उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी का जिक्र करके, जाति जनगणना का जिक्र करके उस राजनीतिक मिजाज को सेंध लगाने की कोशिश की जिसमें बीजेपी देख रही थी एक तरफ मुस्लिम खड़ा है और दूसरी तरफ सभी हिंदू हैं। आरएसएस ने भी इसी बात को रखा, हर कोई हिंदू है। लेकिन अगला सवाल यह भी था कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। दलितों के भीतर उनकी तादाद अच्छी खासी है, इस देश में तकरीबन 1 करोड़ लोग तो होंगे। लेकिन इसका दूसरा सवाल यह भी है कि दरअसल बीजेपी अब क्या उस राजनीति को साधना चाहती है जहां पर वो सर्वमान्य हो, सबके लिए हो और दिल्ली से बेहतर जमीन जगह उसको राजनीतिक तौर पर कहीं नहीं मिलेगी। शायद इसीलिए उसके जहन में दिल्ली के भीतर को लेकर वो सारे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के आश्रय हर कोई बार बार अरविंद केजरीवाल को याद भी करे और फिर यह भी कहे कि उनका सही विकल्प तो बीजेपी थी, यानी कांग्रेस को जो अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हराया था। उसी भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने अगर हरा दिया तो बीजेपी चाहेगी कि दरअसल उसको एक सर्वमान्य मान्यता मिले। इसीलिए आज दिल्ली में तमाम जो मुख्यमंत्री आए थे सबके साथ बैठक भी हुई। जरा सुनना चाहिए कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े जब ये कहते हैं कि सामने बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है और एनडीए गठबंधन एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैसे लड़ेगा, तो इसको डिकोड करने के लिए पहले इन बातों को सुनिए। आने वाले 1.5 साल के सभी चुनाव, वो बिहार के हो, बंगाल के हो, आगे आने वाले सभी चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगी, ये सब ने मिलकर तय किया और प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले सभी चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। यानी बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है, यानी एनडीए चुनाव के लिए तैयार हो जाए, यानी दिल्ली की चुनावी जीत यह मैसेज दे रही है कि दरअसल चुनाव में जीतना ही आगे की राजनीतिक पारी को तय करना होता है। और यह संदेश उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए है जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। 5 सवाल जो सबसे बड़े सवाल हैं, जो दिल्ली के भीतर के राजनीतिक परिवर्तन और बीजेपी की भविष्य की राजनीति और इंडिया के सामने आने वाली भविष्य की चुनौती और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर उठते हुए जो चुनौती बीजेपी को दे रही है उससे जुड़े हुए हैं। पहला सवाल तो दिल्ली को लेकर है। पीछे जो तस्वीर हमारी लगी हुई है, इस तस्वीर में देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री शपथ ले रही हैं, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर शपथ दिला रहे हैं। इन दोनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। यानी अब यह ट्रिपल इंजन है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और एलजी है। सभी का मकसद एक है, बीजेपी का ग्राफ और ऊपर जाना है। यानी अब वो कोई फैसला मायने नहीं रखता कि एलजी क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, क्योंकि यह लड़ाई दिल्ली के भीतर की लड़ाई, इसमें शपथ दिलाने वाले और शपथ लेने वाले की नहीं है। यह बीच में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है जो यहां पर बैठे हुए हैं। यानी दिल्ली के भीतर की आने वाले वक्त की समूची सियासत प्रधानमंत्री मोदी के उस परसेप्शन को क्या बदलेगी जिस परसेप्शन के आश्रय दिल्ली को याद 2020 के दंगों के आश्रय भी किया जाता है। उस दौर में कपिल मिश्रा की जो भूमिका थी वह भी तो मंत्रिमंडल में शामिल है, लेकिन आज वो कह रहे थे प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाना है, इसीलिए उन्हें मंत्री पद मिला और यही काम उनका है। यानी दिल्ली का पूरा राजनीतिक चेहरा एक झटके में
नई सरकार के साथ बदल गया। जो संदेश है उसका पूरा का पूरा आने वाले वक्त में लाभालाभ की स्थिति प्रधानमंत्री के उस राजनीतिक परसेप्शन से जुड़ेगी जिसे वो बनाना चाहते हैं। यह पहला संदेश है। दूसरा संदेश, इसके तुरंत बाद बिहार और बंगाल में चुनाव है। बंगाल और बिहार में अगर इनसे पहले दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने के साथ दिल्ली की आबो हवा, दिल्ली में यमुना नदी, दिल्ली में रोजगार, दिल्ली में मजदूर, दिल्ली में टेम्पो चालक, दिल्ली में दिल्ली की बस, दिल्ली की मेट्रो, दिल्ली में कूड़ा करकट, तमाम मुद्दों के आश्रय जो चीजें चलती हैं और उसके साथ साथ जिस मोहल्ला क्लिनिक और एजुकेशन का जिक्र होता है, क्या उस मॉडल में नई परिस्थिति बीजेपी जोड़ सकती है? अगर वो जोड़ सकती है तो आपको बंगाल और बिहार के चुनाव में बीजेपी को काउंटर करने के लिए क्या राजनीतिक गीतों को बदलना होगा, नारों को बदलना होगा, या फिर बीजेपी ही अपने राजनीतिक नारों को दिल्ली के बाद नए तरीके से गढ़ेगी जो संदेश चुनाव के वक्त नजर आएगा? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, क्या इस दौर में इंडिया गठबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक उनका सबसे बड़ा सिपहसालार जो अरविंद केजरीवाल थे, अगर वह चुनाव हार गए तो इसके बाद ममता बनर्जी ही एकमात्र बची हुई है। और ममता बनर्जी को लेकर घेराबंदी जिस लिहाज से बीजेपी कर रही है वो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। वामपंथ खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई। ममता के बाद वो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, और ममता बनर्जी के पास जो वोट बैंक है वह लेफ्ट के कैडर का है और पुराने कांग्रेस का है जो कि सिद्धार्थ शंकर रे के वक्त से बना रहा। तो क्या उसमें अगर सेंध लगा देगी तो इसके बाद क्या यह माना जाएगा इस देश की राजनीति में विपक्ष में कांग्रेस से हटकर दूसरा कोई नेता नहीं बचा? क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर यह एक संदेह की स्थिति है कि वहां अपने बूते चुनाव जीत पाने में क्या तेजस्वी और अखिलेश सक्षम है? शायद नहीं है उन्हें गठबंधन, लेकिन ममता बनर्जी सक्षम है। तो वहां पर सेंध लगने का मतलब है कि राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में विपक्ष और छत्रपों का पूरा सुपड़ा साफ। यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल कांग्रेस से जुड़ा है। कांग्रेस की पूरी राजनीति में यह वो मानती रही कि केजरीवाल बीच में खड़े हुए हैं, वैचारिक लड़ाई लड़ने दे नहीं रहे हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई, हिंदू महासभा या आरएसएस को लेकर वैचारिक लड़ाई जो आजादी के बाद से इस देश में चली आती रही, उसमें झटके में एक नया मोड़ अगर केजरीवाल ने दे दिया तो कांग्रेस ने भी अपने आप को राहुल गांधी की अगुवाई में मोल्ड किया। समाजवादी सोच और वामपंथी सोच और समता वाली सोच, तीनों को अपने साथ ले लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने के बाद क्या यह वैचारिक लड़ाई अब बिल्कुल आमने सामने की है? और यह आने वाले वक्त में उस राजनीति को तय करेगी कि इस देश के लोग किसके साथ खड़े हैं? यानी छत्रपों का हिस्सा गायब, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़ी हो जाएगी? यह चौथा सवाल है। और पांचवां सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक ऐसी राजनीति को दिल्ली के जरिए साधा है जिसमें अतीत से चली आ रही उनकी सांप्रदायिक हिंदुत्व आरएसएस की समूची राजनीति को बदलने का मौका क्या उनके सामने आ गया है? और आने वाले वक्त में दिल्ली के जरिए वह उस परसेप्शन को बदल देंगे जिस परसेप्शन के आश्रय बीजेपी पर सीधा निशाना राहुल गांधी संघ और हिंदुत्व के आश्रय साधते हैं। पूरा विपक्ष सांप्रदायिकता और संघ के आश्रय निशाने पर लेता है। यह पांचवां सवाल शायद बीजेपी के खुद के लिए भी एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में लाकर उन्हें खड़ा कर रहा है जिसका फैसला दिल्ली के भीतर की गवर्नेंस से ही होना है। और इन 5 सवालों से हटकर आखिरी सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति को पर पूर्ण विराम यह बीजेपी दिल्ली के अपने कामकाज से लगा देगी, या फिर बीजेपी कहीं दिल्ली में आकर एक्सपोज ना हो जाए जिसके बाद यही दिल्ली बीजेपी के लिए एक मुश्किल सबब और गले में एक फांस ना बन जाए जिसके जरिए कहीं बीजेपी का किला दिल्ली जैसे सबसे कमजोर मुख्यमंत्री के आश्रय ढहढहाकर गिर ना जाए। ये सारे सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।